क्लास 9th की रिवीजन सीरीज में आज मैं आप लोगों को वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो ऑन द टॉपिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में हम इसमें बात करेंगे। हम इसमें बात करेंगे सेल के कंपोनेंट्स किस किस चीज से मिलके सेल बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम बात करेंगे। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ऑस्मोसिस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं, किसका क्या नाम दिया गया है, किसका क्या काम है, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं इसमें कंसंट्रेट करूंगी सिर्फ सेल कितने टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एंड देन सेल के पार्ट्स और उसके फंक्शन। बाकी जो हिस्ट्री है, डिटेलिंग है, वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। एक फास्ट क्विक रिवीजन है 9th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जो उनके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो सेल को अगर हम पढ़ने लगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत ज्यादा डिटेलिंग मांगता है। तो मैं आप लोगों को कंस्ट्रेन करके रखूंगी, सिर्फ सिलेबस तक ही लिमिटेड रहेंगे हम लोग, जिससे कि हमारा क्विक रिवीजन हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेल के टाइप, कौन से सेल हो सकते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। ये है क्या, देखो इसके नाम का मतलब समझो, आप लोग समझ जाओगे। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, कैरियोटिक शब्द आया है कैरियन से, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब फॉल्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, प्रॉपरली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। यू का मतलब होता है ट्रू, मतलब ये वो सेल हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस डेवलप हो चुका है। न्यूक्लियस अपनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, बाकी सारी ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियस भी अपने मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड है, तो वो हो जाता है यूकैरियोटिक सेल। इनमें डिफरेंस आ जाता है बहुत बार, ये बहुत छोटा होता है साइज में, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है 10 से 500 माइक्रोमीटर तक बड़ा हो सकता है साइज में। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ 1 क्रोमोसोम होता है, इसमें 1 से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाएंगे। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता है। मैं फिर से बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हम रिवीजन मोड में हैं। अगर आपको इसका रिटर्न वो चाहिए तो मेरी डिटेल्ड वाली वीडियो में आप जाइए, आपको मिल जाएगा ये वाला भी। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। न्यूक्लियोलस, सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है बीच में एक जगह वैसे ही इकट्ठा हो गया है और उसको नाम दिया गया है न्यूक्लियोलस। मान लो ये सेल है तो यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा हो गया है, मेम्ब्रेन से अलग नहीं हो रखा है, न्यूक्लियोलस इसको कहते हैं। जबकि इसमें अगर हम लोग सेल की बात करें तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसमें डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है पोरस न्यूक्लियस की। इसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब हर सेल ऑर्गेनेली, सेल के अंदर मान लो हम सेल को एक फैक्ट्री मान ले तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना फैक्ट्री में, ऐसे ही सेल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, कहाँ क्या काम होगा, तो वो सारे डिपार्टमेंट ना मेम्ब्रेन से ढके हुए हैं, उन डिपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है बैक्टीरिया, सिर्फ यही है किंगडम मोनेरा, हम लोग क्लासिफिकेशन में भी पढ़ते हैं, सिर्फ किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। किंगडम मोनेरा के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे तुम मैंगो, एप्पल, गुआवा बोलो, चाहे तुम कॉकरोच बोलो, अर्थवर्म बोलो, ये छिपकली बोल दो या ह्यूमन बींग्स बोल दो, कुछ भी है खाली बैक्टीरिया के अलावा, मोनेरा के अलावा, वो सारे किस में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। नाउ दूसरा आता है, अब हम बात करते हैं सेल की। सेल में आ जाती है बात कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल किस किस से मिलके बना है, कंपोनेंट्स ऑफ सेल किससे मिलके बना है। जैसे अगर मैं बनाने लगूं ये सेल का एक रफली डायग्राम हम बनाएं, तो इसमें क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो भरा हुआ है, ये बीच में न्यूक्लियस, चलो न्यूक्लियस पहले बता देती हूं, न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये वही जगह है जहां पे सारी सेल ऑर्गेनेलिज एम्बेडेड होती हैं। किसमें? साइटोप्लाज्म में। और अगर हम लोग एडिशनल बात करें प्लांट की तो उसमें एक और चीज होती है, दैट इज सेल वॉल। ये क्या है? चौथा पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल को सबसे पहले बता देती हूँ थोड़े से। उसमें सेलुलोज की बनी हुई होती है और ये प्रेशर से भी बचाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर मान लो इसमें बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया सेल ने तो सेल एक्सपेंड करेगा, वो उससे प्रेशर से फटने से भी इसको बचाती है। कौन? सेल वॉल। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अब हम लोग एक एक करके बाकी कंपोनेंट्स के बारे में बात करते चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो इसके साथ ही हम ऑस्मोसिस को भी डिस्कस कर लेंगे। इनको इरेज करते हैं, सेल मेम्ब्रेन में बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड्स और प्रोटीन से। लिपिड की दो लेयर सैंडविच की तरह ये इस तरह से होती है। देखो लिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो इस तरह का मॉलिक्यूल होता है। इसका ये जो हेड पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब लायोफिलिक बोलो, चाहे लायो बोलेंगे तो सॉल्यूशन की बात हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। हाइड्रो मतलब पानी, और ये होता है हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागने वाला। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे लिपिड्स एक साथ इकट्ठे होंगे, मॉलिक्यूल लेयर होगी ये इस तरह से। लिपिड बाई लेयर बोलते हैं इसको हम। तो क्या हुआ, कुछ तो लिपिड के ये हुए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं इसको मेम्ब्रेन का। इसी तरह से इधर इधर तक भी भरा हुआ होगा, और यहाँ पर जो दूसरी लेयर है इसमें भी देखो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ है और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर बचा हुआ है, धसा हुआ है। और इनके बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स धसे हुए हैं। कोई बाहर भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं प्रोटीन्स। इसमें अभी और ज्यादा नहीं बात बता रही मैं। लिपिड बाई लेयर से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, और क्या है उसमें साथ में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शुगर भी होता है, बट वो हम लोग ने डिस्कस कर रहे हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। और देखो इस वजह से जो ये इस तरह से बना हुआ था, ये पोरस होती है ना मेम्ब्रेन, दोनों दो अगर हमारे वहां पे मॉलिक्यूल है, बीच में बहुत बारीक सी जगह इनके बीच में होती है जिसमें मटेरियल का आदान प्रदान हो सके। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है ये, मतलब बिल्कुल जैसे चाय की छलनी होती है, दैट इज ऑल्सो सेलेक्टिवली परमिएबल। हम चाय छानेंगे तो चाय तो नीचे छन के चली जाएगी, लेकिन पत्तियां जो उसके पोर से बड़ी चीज है वो ऊपर रह जाएंगी। ऐसे ही इस मेम्ब्रेन में जो इसके पोर से बड़ी चीज है वो बाहर रह जाएंगी, उनको अंदर भेजने की मदद करते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो बीच में धसे हैं। 11th में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो क्या करते हैं, सिर्फ वही पार्टिकल्स इसमें से बाहर जा सकते हैं जिनका साइज इनके पोर से छोटा है। तो इस पॉइंट पे आके मैं बात करूंगी ऑस्मोसिस की। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बच्चे। ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस, इसकी डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुन लीजिए और बहुत ध्यान से आप लोगों ने इसको लिखना है। ये क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है, मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, सारे पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। मैंने पानी में चीनी डाल दिया, मिक्सअप हो गया। मैंने यहाँ अगरबत्ती जला दी, पूरे कमरे में फैल गई, दैट इज डिफ्यूजन, अपने आप बिना एनर्जी लेवल के। ये स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें सिर्फ मूवमेंट होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन, बच्चे कई बार क्या कहते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बस किसकी हाई कंसंट्रेशन, वाटर की या सॉल्यूट की, बतानी जरूरी है। हमें क्या मालूम हम किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, वाटर, टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, and most important is through semi permeable membrane. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखोगे, आपके ऑस्मोसिस की डेफिनेशन
गड़बड़ हो जाएगी। मैं डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कभी नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो चीज है ये एज इट इज आपको लिखनी है। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। कहां से, जहां पर नमक, सॉरी नमक तो मैं सॉल्यूट का नाम ले गई अभी, जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से लेके दूसरी जगह मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है वहां मूव होगा। जैसे मान लो मैंने ये एक डब्बा ले लिया, इसके बीच में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन दोनों में पानी भरा हुआ है। पानी के मॉलिक्यूल्स को मैं गोले से दिखा देती हूँ, और इनमें सॉल्ट भी डाला हुआ है। सॉल्ट को मैं कैसे दिखा दूं, स्टार से दिखा दूंगी। तो जहां पे सॉल्ट है वहां पे पानी की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। अब वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे और कुछ नहीं, सॉल्ट नहीं मूव करेगा। कहां मूव करेगा, जहां पे पानी ज्यादा है वहां से जहां पे पानी कम है। यहाँ पानी ज्यादा है, यहाँ पानी कम है, तो मूवमेंट क्या होगा, इस तरफ होगा। और किसके थ्रू होगा, दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, राइट। इस पे जो एग्जांपल आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेश वेजिटेबल्स कटी हुई पे अगर हम नमक छिड़कते हैं तो वो थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, वाटर रिलीज कर देती है ना, क्यों? देखो, फ्रेश वेजिटेबल्स यानी कि छिल दिया हमने तो क्या है, सेल है। सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो आ गई, और उससे बाहर वाले रीजन में हमने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। फ्रूट्स में पानी होता है, वेजिटेबल्स में पानी होता है। अब ये जो मेम्ब्रेन थी सेल की, इसके बाहर नमक है और अंदर सेल के अंदर क्या है, पानी ज्यादा है, बाहर नमक ज्यादा हो गया, तो कहां मूव करेगा पानी, सेल के अंदर से सेल के बाहर। उसको हम कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस, बाहर की तरफ पानी का मूवमेंट हो रहा है। और अगर हम किशमिश ले लें, यानी कि उसके अंदर पानी नहीं है, क्या है, चीनी है, सोल्यूट है, उसको पानी में डाल दो, सेल मेम्ब्रेन तो है, बाहर सेल के बाहर अब की बार पानी ज्यादा है सेल के अंदर के मुकाबले। पानी कहां जाएगा, जहां ज्यादा था वहां से अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस, राइट। ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कई बार पूछा जाता है कि जो फ्रूट कस्टर्ड है वो थोड़ी देर बाद उसकी कंसिस्टेंसी थिन हो जाती है। फ्रूट कस्टर्ड मतलब कस्टर्ड एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या डला हुआ है, चीनी, पानी है उसमें। फ्रूट, अंगूर ले लिया, ऑरेंजेस ले लिए, कोई भी फ्रूट उसमें डला हुआ है। फ्रूट क्या है, फ्रूट सेल से मिलके बना है, फ्रूट के अंदर पानी है, कस्टर्ड में चीनी है। पानी कहाँ ज्यादा है, फ्रूट के अंदर ज्यादा है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऑस्मोसिस से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए उसका गाढ़ापन कम हो जाता है, पतला हो जाता है। ये क्वेश्चंस के एग्जांपल हैं। यहां इस पे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये अगर हम खाली सॉल्यूशन डिफाइन करें तो नहीं कर पाएंगे। किसके साथ रिलेटेड, सेल और सॉल्यूशन के मुकाबला हम करेंगे। यहाँ पे सेल में और सॉल्यूशन के बीच की बात करेंगे। सबसे पहला है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है मोर, टॉनिक मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये ध्यान देना, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा, किसके मुकाबले, सेल के मुकाबले, ठीक है, ध्यान देंगे। सेल के मुकाबले ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन और सेल की बात करें, सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक। इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है किसकी, सोल्यूट की, चीनी की, मतलब पानी कम, तो सेल से पानी इसकी तरफ मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस, सेल से पानी बाहर आएगा। सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम है तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब लेस, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, किसके मुकाबले, सेल के मुकाबले। मतलब सेल में पानी कम है, इसमें पानी ज्यादा, सोल्यूट कम है तो पानी ज्यादा हुआ। अब की बार क्या होगा, जहां पानी ज्यादा है वहां से इस तरफ मूव करेगा, क्या हो जाएगा, एंड ऑस्मोसिस। तीसरा सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक। आइसो मीन्स सेम,
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सेल के अंदर भी उतना ही सोल्यूट है, सेल के बाहर भी उतना ही सोल्यूट है। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा? नहीं होगा, होगा, लेकिन क्या होगा, एक मॉलिक्यूल इधर गया तो एक मॉलिक्यूल इधर आया, देखने में अल्टीमेट रिजल्ट कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं जो हम किस में स्टडी करते हैं, ऑस्मोसिस में स्टडी करते हैं। नाउ एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, प्लाज्मोलिसिस। क्या होता है, प्लाज्मा इज प्लाज्मा, जो लिविंग कंपोनेंट है सेल का, जिसमें साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलिस सारी चीज आ जाती हैं। अब क्या होता है, मान लो सेल को हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं। हाइपरटोनिक यानी कि उसमें पानी कम है, सेल में पानी ज्यादा है, तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा। देखो सेल कैसा हो जाएगा, ये मान लो ये मेरे पास सेल था, ठीक है, इसमें से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो इसकी जो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन थी ये सिकुड़ जाएगी, प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा, अंदर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। लिसिस मतलब मरना, किसका, इसका, प्लाज्मा का मरना, खत्म हो जाएगा। श्रिंकिंग ऑफ प्लाज्मा, किसकी वजह से, एक्स ऑस्मोसिस। कब होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जो, ये आप लोगों ने ध्यान देना है। इसका उल्टा हो जाता है टर्जिड। टर्जिड मतलब फूल जाना, जब हम हाइपोटोनिक में रखेंगे तो सेल फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा। याद करो, टर्जिडिटी, स्टोमेटा, कुछ रिलेशनशिप याद आ रहा है। ट्रांसपिरेशन में टर्जिडिटी का बड़ा काम होता है, जब स्टोमेटा फूल जाता है, जब पानी ज्यादा हो जाता है तो वो एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाता है और पानी बाहर ट्रांसपिरेशन से। एक नाम होता है फ्लैसिड। फ्लैसिड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ना तो वो फूला और ना ही वो श्रिंक हुआ, उसको हम कहते हैं फ्लैसिड। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस वाला टॉपिक खत्म करके अब अगली बात पे आते हैं। हमारा क्या रह गया था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेल का। सेल के बीच में, साइटोप्लाज्म के बीच में मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी, पोरस, 2 मेम्ब्रेन होती है, आपस में फ्यूज होती है, बीच बीच में इसमें पोर्स होते हैं यहाँ पे इस तरह से, जिससे कि इसका सामान का आना जाना बना रहे। तो पोरस होते हैं। जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कि डिसाइड करता है आने वाली जनरेशन के कैरेक्टर्स को, हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है इसका हेरिडिटरी मटेरियल। आप लोगों के सिलेबस में इतना ही काफी है। अगला वाला टॉपिक अब हम कर लेते हैं साइटोप्लाज्म और उसमें एम्बेडेड सेल ऑर्गेनेलीज का। साइटोप्लाज्म सेमी लिक्विड पार्ट है जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। अब इसको और स्टडी कर लेते हैं, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ना प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंशिएशन को साथ में ले लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल, थोड़ी जगह बचा के रखेंगे ताकि कुछ इसमें मैं बता पाऊं आप लोगों को। देखो इस तरह का अगर सिंपल सा डायग्राम भी आप लोग बना लोगे तो चलेगा। सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है, तो दोनों में बना लो। उसके बाद एनिमल सेल में आप एक और चीज बनाओ, सॉरी प्लांट सेल में एक और चीज बनाओ, दैट इज सेल वॉल, जो कि सेल प्लांट में है लेकिन एनिमल में नहीं है, राइट। एक न्यूक्लियस बना दो बीच में, इसका न्यूक्लियस जो है किनारे पे होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। प्लांट का क्यों होगा अभी हम बात करेंगे एक एक करके। अब ये चीजें तो हम पढ़ चुके हैं, अब ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं। एक एक करके ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे और मैं उनको बनाती जाऊंगी। पहली सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है, ER भी बोलते हैं हम। ये 2 तरह की पाई जाती हैं, RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस से लेकर के जाले की तरह फैले हुए हैं। कहां तक बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक गए हुए, पूरे सेल में फैले हुए। हम थोड़ा सा बना के दिखाएंगे इसको। RER किस लिए, देखो अगर मैं इस पे कुछ डॉट लगा दूं तो ये देखने में क्या लग रही है, रफ नजर आ रही है। ये है राइबोसोम्स।
ये दोनों में ही होते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों में होते हैं, आप बना सकते हो इनको, ठीक है। राइबोसोम्स वो पॉइंट है जहां पे सिंथेसाइज होता है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें सिंथेसिस होता है लिपिड का। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर का आ जाता है, कहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और कहां पे लिपिड। तो एससीआर में लिपिड और आरईआर में प्रोटीन। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम होता है, अच्छा स्ट्रक्चर तो दे ही रहा है, ढांचा दे ही रहा है, पूरे सेल में फैला हुआ है, सेल का स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, ये बना रहा है। इसके बाद आता है एक और चीज, ये होता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इसको भी ध्यान से सुनेंगे, ये क्या मतलब हुआ इसका। बायो मीन्स लाइफ, जेनेसिस मतलब बनना। मेम्ब्रेन का बनना कौन मदद करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे, देखो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये परमानेंट नहीं होती, ये टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है। तो बनने के लिए क्या चाहिए, जिस चीज की ये बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की और प्रोटीन की, हमने बात की थी। लिपिड और प्रोटीन कौन दे रहा है, आरईआर और एससीआर। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे शॉर्ट नोट 3 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, तो उसमें आपने ये सारी डिटेलिंग देनी है। आरईआर होती है, एससीआर होती है, आरईआर में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, एससीआर में लिपिड सिंथेसाइज होता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का ये काम करती हैं और सेल को स्ट्रक्चर देती है, ढांचा देती हैं, और सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, दोनों में पाई जाती हैं। दूसरी वाली जो ऑर्गेनेली है इंपॉर्टेंट, सारी एक एक करके कर लेंगे हम लोग। इसको भी मैं अभी यहां से इरेज कर देती हूँ, आप लोग इनको बार बार लिखते चले जाना। पहली, दूसरी थी आपकी गोल्गी बॉडी। गोल्गी एपरेटस भी होते हैं, कोई लोग इनको गोल्जी भी बोलते हैं, तो इस पे बहस मत शुरू करना कि ये है और ये है, राइट। तो गोल्गी बॉडी क्या होती है, ये पैकिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ सेल होती है, दोनों में ही पाए जाते हैं, इसमें भी पाया जाएगा। ये कुछ इस तरह की ऑर्गेनेली पाई जाएंगी देखने में, ये पैरेलल लेयर्स होती हैं जिनको सिस्टर ने कहते हैं। अब गोल्गी बॉडी का काम है पैकिंग एंड डिस्पैचिंग, जो भी सेल में सामान बन रहा है किससे, न्यूक्लियस में, वो कहां पहुंचेगा, अभी पैक्ड नहीं है। जैसे फैक्ट्री में सामान बनता है, पैकिंग नहीं हुई, पैकिंग यूनिट में जाएगा, इधर जाएगा वो, और इधर जब तक बाहर निकलेगा तो कुछ पैकेट्स में बन के निकलेगा। तो पैकिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट जो इसके हैं सेल की है, वो है गोल्गी एपरेटस। अब गोल्गी एपरेटस एक ऐसा ही बहुत सारे पैकेट्स बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन इसके अंदर गया तो क्या बन के निकलेगा, पैकेट बन के ग्लाइकोप्रोटीन बन के निकलेगा। अब ऐसा ही एक पैकेट ये बनाता है जिसका नाम है लाइसोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस हैं। लाइसोसोम एक ऐसा पैकेट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, राइट। और अगर एक्सीडेंटली कभी ये फट जाए, इसका काम है जो सेल के अंदर वेस्टेज है खत्म करना है उनको, वो सारा काम ये करता है, वेस्टेज को खत्म करना है, वियर एंड टियर को खत्म करना है, सेल की साफ सफाई का काम करता है। लेकिन अगर कभी बाई चांस एक्सीडेंटली ये पैकेट फट जाए तो इसके अंदर क्या था, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स थी, कहाँ आ जाएंगी, सेल में आ जाएंगी, और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाती हैं। इसीलिए इसका नाम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि if they contain very strong digestive enzymes and if they rupture accidentally they can digest their own cell, that is why they are known as suicidal bag of cell. लाइसोसोम के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली आती है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह का पैकेट होता है, 2-3 बना दो, ज्यादा नहीं, ये इस तरह के पैकेट बना दो 2-3, इसमें भी है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों, कई बच्चे कहते हैं जनरेट्स एटीपी, इट गिव्स एटीपी, हाँ, लेकिन कैसे, ये बताना बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये लाइन आप जरूर लिखेंगे, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की मदद से, और उसमें क्या रिलीज होती है, ग्लूकोज जब टूटता है तो रिलीज होती है एनर्जी,
दैट इज वाई कहाँ हो रही है वो एनर्जी, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज हो रही है। ये माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। दोनों ही प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट में और एनिमल दोनों में पाया जाता है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो दोनों में ही होना है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका आ जाएगा ऑर्गेनेली, दैट इज वैक्यूल। अब बात आएगी कि यहां पे न्यूक्लियस मैंने कॉर्नर में क्यों बनाया था। प्लांट में लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल होता है, एनिमल्स में छोटे छोटे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। है क्या ये स्टोर हाउस है सेल का। मतलब अगर कोई सेल कुछ सामान बना रहा है तो उसको कहाँ स्टोर करेगा, सिंथेसाइज कर रहा है। जैसे प्लांट स्टार्च सिंथेसाइज करते हैं ना, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है हमें, हम क्या खाते हैं, प्लांट एनिमल कुछ भी खा रहे हैं, अल्टीमेटली किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टार्च बनाता है, उस स्टार्च को और अपने जो प्रोडक्ट जो भी बनाता है उसको स्टोर करने के लिए इसको क्या चाहिए, प्लास्टिड वैक्यूल चाहिए, है ना। और यहाँ पे एनिमल सेल तो कुछ बनाते नहीं है तो इनको नहीं चाहिए, नहीं होने से भी काम चल जाएगा। जो थोड़ी बहुत चीजें वो ये छोटे मोटे में आ जाएगा वैक्यूल। प्लांट में लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल होता है, एनिमल में मे एंड मे नॉट बी प्रेजेंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, छोटे छोटे से। वैक्यूल के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लास्टिड्स, जो एनिमल में बिल्कुल नहीं होती हैं, प्लांट में होती हैं बहुत सारी, और होती हैं 3 तरह की। ये होती है क्रोमोप्लास्ट, फिर होती है क्लोरोप्लास्ट एंड होती है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स कलर, प्लास्ट पिगमेंट्स, कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं। देखो गाजर का रंग, टमाटर का रंग, शिमला मिर्च अलग अलग रंग के, अलग अलग कलर्स के फ्लावर हमें चारों तरफ देखने को मिलते हैं, वो किसकी वजह से, ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। नाउ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो इज फ्रॉम क्लोरोफिल, प्लास्ट पिगमेंट्स। कलर्ड पिगमेंट के बाद कौन सा है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसने पूरी दुनिया के जीवन की जिम्मेदारी इन पे है, क्लोरोप्लास्ट पे है। ये क्लोरोफिल वाले पिगमेंट होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं ये, ठीक है। और क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। कहाँ होता है, देखो ये इस तरह से आप लोग स्टैक्स में बना देंगे, ये बहुत सारे बनते हैं, ये चारों तरफ इस तरह के प्लास्टिड्स ही होंगे, इसकी वैक्यूल के चारों तरफ भरे होंगे प्लास्टिड्स, और बाकी सारी सेल ऑर्गेनेली जो हमने सारे में डाली थी वो यहाँ किनारे पे होंगे, वैक्यूल के किनारे पे। फिर आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस पिगमेंट्स, कोई कलर नहीं होता। क्या काम करते हैं ये, फैट्स और लिपिड्स का सिंथेसाइज करते हैं। ये तेल निकलता है ना, सब्जियों के तेल होते हैं, मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, वो सब कहाँ है, ल्यूकोप्लास्ट में होते हैं। तो सेल ऑर्गेनेली सारी हो गई, सबके काम भी बता दिए मैंने, सबके काम बता दिए, इतना ही काफी है आप लोग एक रिवीजन के लिए, मोर देन एनफ है ये वीडियो, आप लोग देख लेंगे फटाफट। डिटेलिंग आपने की हुई है। हम लोगों ने इस वीडियो में क्या किया है, हमने बात की सेल की, सिर्फ हम सेल की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री, कौन सा सेल बड़ा, कौन सा छोटा, किसने डिस्कवर किया था, आप लोग रीड आउट करेंगे, राइट। हमने बात की यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, फिर हमने बात की ऑस्मोसिस की, फिर हमने बात की न्यूक्लियस की, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलीज। इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो आप लोग ये डायग्राम जरूर बनाएंगे, 5-4 पॉइंट जितने लिखेंगे वो लिखेंगे। ये डायग्राम बनाओगे तो 5 मार्क्स पक्के हैं, वरना आपको 3-3.5 नंबर, मैं तो इससे ज्यादा नहीं दूंगी अगर बच्चा डायग्राम नहीं बनाएगा तो फिर चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, एंड मालूम है ना साइंस में 80 on 80। गुड लक।